सहारा की कहानी का पार्ट थर्ड और शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, क्योंकि जिस अंपायर को सुभद्रा रॉय ने 2000 से खड़ा किया था, अब उसी अंपायर के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो चुका था जो आगे चलकर पूरे सहारा को हिला देने वाला था। वेलकम टू द शो, माय नेम इज़ पोरश एंड यू आर वाचिंग डार्क फाइल्स। सवाल था, सहारा की दो कंपनीज ने इन्वेस्टर से जो पैसा कलेक्ट किया था उसका पूरा हिसाब क्या था। कहानी 2009 के आसपास सीरियस होने लगती है जब एससीबीआई की नज़र सहारा की दो कंपनीज के फंड रेजिंग मॉडल पर पड़ती है। इन कंपनीज ने ओएफसीडी के थ्रू इन्वेस्टर से पैसा रेज किया था। एससीबीआई का मानना था कि इस फंड रेजिंग में सिक्योरिटीज लॉज के रूल का प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं हुआ। अब ये मैटर सिर्फ एक रेगुलेटरी ऑब्जेक्शन नहीं रहा, सहारा और एससीबीआई के बीच लीगल बैटल शुरू हो गई और धीरे धीरे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दोनों कंपनीज को इन्वेस्टर से कलेक्ट किया गया पैसा इंटरेस्ट के साथ एससीबीआई के पास डिपॉजिट करने को डायरेक्शन दिया और यहीं से सुभद्रा रॉय के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक तरफ उनका एम्पायर था एम्बी वैली, मीडिया, क्रिकेट, एविएशन, होटल्स, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर कोर्ट का प्रेशर। सहारा की तरफ से ये स्टैंड लिया गया कि इन्वेस्टर्स को पैसा रिटर्न किया जा चुका है, लेकिन एससीबीआई और सहारा के बीच ये डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स, रिकॉर्डर्स और रिफंड को लेकर भी सवाल उठने लगे और कोर्ट सहारा से अपने ऑर्डर्स कंप्लाई करने का कहता रहा। अब इमेजिन करो, जिस आदमी का नाम कुछ साल पहले क्रिकेट स्टेडियम्स और बॉलीवुड इवेंट्स में दिख रहा था, वही आदमी अब कोर्ट के सामने अपने बिजनेस अंपायर का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा था। और फिर 2014 आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुभद्रा रॉय को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होने का ऑर्डर दिया, लेकिन जब वो कोर्ट में अपेयर नहीं हुए तो उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ। कुछ ही दिन बाद सुभद्रा रॉय ने सरेंडर किया और 4 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुडिशली कस्टडी में भेज दिया। सोचो, एक आदमी जिसने 2000 से शुरुआत करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया था, अब तिहाड़ जेल पहुंच चुका था। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। कोर्ट से बाहर आने के लिए सहारा को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरी करनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज के लिए 10,000 करोड़ डिपॉजिट करने की कंडीशन रखी, 5,000 करोड़ कैश और 5,000 करोड़ बैंक गारंटी। अब सहारा के लिए चैलेंज सिर्फ लीगल नहीं था, चैलेंज ये भी था कि इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कैसे किया जाए। और जब एक बिजनेस एम्पायर को कैश की ज़रूरत हो और उसकी मेजर प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स लीगल प्रोसीडिंग में आ जाए, तो अंपायर का प्रेशर और बढ़ता चला जाता है। सहारा की प्रॉपर्टीज़ को लेकर भी कोर्ट और रेगुलेटर्स के ऑर्डर्स आते रहे और एसेट्स की सेल से पैसा रिकवर करने की प्रोसेस चलती रही। धीरे धीरे वो सहारा, जो कभी एक्सपेंशन के लिए नए नए बिजनेसेस खरीद रहा था, अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को बचाने और लीगल ऑब्लिगेशंस पूरे करने की फाइट में आ गया। और यही किसी भी अंपायर के डाउनफॉल का सबसे बड़ा सिग्नल होता है। जब कंपनी नई चीज़ें खरीदने के बजाय पूरी चीज़ें बेचकर ऑब्लिगेशंस पूरी करने लगे, तो कहानी बदल चुकी होती है। सुभद्रा रॉय की कहानी भी कुछ ऐसी ही बदली। 2000 से शुरू हुआ बिजनेस एक वक्त पर इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में काउंट होता था। क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड तक, एम्बी वैली से लेकर फॉरेन होटल्स तक सहारा का नाम हर तरफ था। लेकिन एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट ने धीरे धीरे उस एम्पायर को कोर्ट रूम्स, रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच ला खड़ा किया। और इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन शायद ये भी है, बिजनेस कितना भी बड़ा हो, ब्रांड कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उसके पीछे का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अगर क्वेश्चंस के सामने आ जाए तो पूरा अंपायर प्रेशर में आ सकता है। सहारा का डाउनफॉल एक रात में नहीं हुआ था, ये एक लंबी लीगल और फाइनेंशियल बैटल थी जो सालों तक चलती रही। और इसी वजह से सहारा की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन के लिए राइज और फॉल की स्टोरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि 2000 से अंपायर बनाना जितना मुश्किल है, उस अंपायर को
डिकेड्स तक फाइनेंशियली लीगली स्टेबल रखना शायद उससे भी मुश्किल है। आपको क्या लगता है, सहारा का डाउनफॉल सिर्फ लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ था या इतने बड़े अंपायर को मैनेज करने में फाइनेंशियल डिसीजंस की भी बड़ी रोल थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद है जहां हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तो डॉक फाइल्स को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट फाइल में दोस्तों। जय हिंद।